अभी ये ट्रेंड है, गुड पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग, माइंडफुल पेरेंटिंग। जी। इंस्टाग्राम की मॉम अलग ही है। अगर मैं सोचती हूँ कि हाँ, मेरे बेटे ने टॉपर मार्क्स लाने चाहिए, वो टॉपर होना चाहिए, इसके पीछे ना बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मुझे मेरे बच्चे की फ्यूचर की फ़िक्र है। उसमें बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि अगर कम मार्क्स आए, तो लोग क्या कहेंगे? लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन है, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है और ये दोनों सीसॉ खेलते हैं। अभी मुझे सब पता है बच्चे पे चिल्लाना नहीं है, बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, लेकिन अगर मैं इमोशनली हाई हूँ, तो ये सब नॉलेज कट हो जाता है और मैं तुरंत मेरे बचपन का पैटर्न फॉलो कर लेती हूँ। मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बच्चे पे हाथ उठा दूँगी। मुझे पता है ये गलत है समाज चाहता है परफेक्ट मदर्स। या समाज चाहता है, लेकिन हमें खुद पे सुपर मॉम या परफेक्ट मॉम होने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। क्या वो सच में अपने बच्चों से सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं, बिना वो एक सेंटेंस जोड़े कि अरे सॉरी बट ये मैंने तुम्हारे फ्यूचर को देख के किया है। वो सेंटेंस नहीं चाहिए, जेन्युइन सॉरी चाहिए। यूनिसेफ का स्टडी भी है इंडिया में, ओबीस हैं बच्चे, 67% बच्चे एनीमिक हैं, 1/3 बच्चे स्टंट है, मतलब उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए। रात के टाइम पे बिफोर बेड टाइम स्टोरी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कनेक्शन। मोबाइल पे अगर बच्चा रील देख रहा है, अगर बच्चा शॉर्ट्स देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, तो वहां पे क्या पॉपअप होगा हमें पता नहीं है। पेरेंट्स ओवर परमिसिव हैं, हर चीज़ को हाँ हाँ बोलते हैं, उनके बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं है। कुछ लोग ओवर कंट्रोलिंग हैं, हर चीज़ पे ना बोलते हैं। एकदम बैलेंस कहाँ से लाएंगे इसके बीच? एज अ पेरेंट हमें जो लेक्चर देने की आदत है, थोड़ी होल्ड करनी पड़ेगी। आपने लाड और प्यार शब्द सुना होगा। लाड प्यार अक्सर साथ में यूज किया जाता है, लेकिन ना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो बच्चे चॉकलेट्स शुगर ज्यादा खा रहे हैं ना, उनको आगे जाके 100% डायबिटीज होगा, क्योंकि पहले 2 साल लाइफ के बहुत जरूरी है। और सैड बात ये है कि बहुत सारे मदर्स को ये पता नहीं है। ओवरऑल अगर देखोगे तो 45% बच्चे जो है उसमें, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब मिला के, इन्हें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है। और स्टडी बोलती है इसमें वन ऑफ द रीज़न इज़ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। तो डॉक्टर रूपाली, आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दोनों हो, ठीक? तो आज जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं ना, वो इसलिए तैयार किए हैं क्योंकि इन सब के आंसर आप कर सकते हो, और आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हो। यस। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें, जिन चीज़ों के आंसर्स कहीं नहीं मिलते हैं, कि ये तीनों प्रोफाइल का एक पर्सन अभी तक मुझे मिला नहीं है। मुझे 3 अलग-अलग गेस्ट बिठाने पड़ेंगे और फिर पूछना पड़ेगा और फिर उनका व्यू पॉइंट मैच नहीं होता। सो आपके पास ये तीनों प्रोफाइल हैं और क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि उसमें हेल्थ इश्यूज़ जो बच्चे फेस कर रहे हैं, पेरेंट्स जो फेस कर रहे हैं, और साइकोलॉजी, ये तीनों चीज़ें मिक्स है जरूर। ना? तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। उसके कई रीज़न हैं। मुझे एक रीज़न लगता है, कई बार वो अपने आप को खुद नहीं समझ पा रहे हैं, कभी वो अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या रीज़न है? एक्चुअली आजकल हम बच्चों के पीछे लगे हैं। बच्चों को रिपेयर करने के पीछे लगे हैं कि हाँ, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। लेकिन सच चीज़ यही है कि हमें खुद के अंदर झाँक के देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम बच्चों को अगर समझना चाहते हैं ना, तो खुद से पहले समझना ज़रूरी है। जो इंसान खुद को नहीं जानता, वो बच्चों को जान ही नहीं सकता। अगर मैं सोचती हूँ कि हाँ, मेरे बेटे ने टॉपर मार्क्स लाने चाहिए, वो टॉपर होना चाहिए, इसके पीछे ना बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मुझे मेरे बच्चे की फ्यूचर की फ़िक्र है। उसमें बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि अगर कम मार्क्स आए, तो लोग क्या कहेंगे? हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। उसे क्या पसंद है, उसे क्या करना है, उसे कहाँ पे तकलीफ हो रही है, वो क्यों पढ़ नहीं रहा है? तो बेसिकली आपके पहले सवाल का यही आंसर होगा कि यस, हमें पहले खुद को समझना है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, और फिर मैं बच्चे को समझ सकती हूँ कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे सोच सकती हूँ। और जब भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे सपोज़ मैं थी जब, तो मुझे हमेशा लगता था बचपन में कि मुझे मेरे पेरेंट्स जैसा मैं कभी नहीं बनूँगी। क्योंकि बहुत चीज़ों पे गुस्सा आता था कि वो समझ नहीं रहे जो हम चाहते हैं, या जो भी हम बोल रहे हैं उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम है। राइट?
लेकिन धीरे-धीरे जैसे हम एज होते हैं, मुझे ऐसे लगने लगा मैं अपने पेरेंट की जैसे हो गई। तो एक रिसर्च भी है इसके ऊपर कि हम अ, जैसे हमने देखी होती है लाइफ, धीरे-धीरे हम भी वैसे हो जाते हैं। थोड़े चेंजेस होते हैं समय के हिसाब से, हुँ। बट एकदम वैसे नहीं होता कि नहीं मैं तो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे बिल्कुल नहीं होंगी। या यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारी नर्सरी। हम बचपन से कुछ पैटर्न देखते आए हैं, जैसे गलती की चिल्लाना, गलती की हाथ उठा लेना। तो हमने बचपन से ये देखा है, हमारे माइंड में ये फिक्स हो गया कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे तकलीफ होती है, इससे अच्छा नहीं लगता, इससे पेरेंट्स से कनेक्शन टूटता है। ये सब नॉलेज हमारे पास आ गया है, अभी हमें वो अप्लाई करना है। लेकिन आपको ब्रेन की साइकोलॉजी के रिगार्डिंग मैं बताती हूँ। ब्रेन में यहाँ पे जो होता है वो फ्रंटल लोब रहता है। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आपके जो डिसीजंस है, आपकी थिंकिंग है, उसके रिगार्डिंग ये प्रीफ्रंटल लोब काम करता है। और यहाँ पीछे रहता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन है, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। और ये दोनों सीसॉ खेलते हैं। मतलब जब भी मैं इमोशनली हाई रहता हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रहा है, मुझे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस से जा रहा हूँ, तो ये पार्ट मेरा हेवी हो गया। मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा हेवी हूँ, तो उस वक़्त मेरा ये बंद हो जाता है, ये ऊपर हल्का हो गया। अभी मुझे सब पता है, बच्चे पे चिल्लाना नहीं है, बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, लेकिन अगर मैं इमोशनली हाई हूँ, तो ये सब नॉलेज कट हो जाता है और मैं तुरंत मेरे बचपन का पैटर्न फ़ॉलो कर लेती हूँ। मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बच्चे पे हाथ उठा दूँगी, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मेरा थिंकिंग बंद है। हम अक्सर सुना करते हैं ना कि अगर आप इमोशनली हाई हो या फिर आप ज़्यादा मतलब सोच में विचार में हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, तो ऐसे डिसीज़न मत ले लेना। हमारे मम्मी-पापा अक्सर कहा करते थे कि थोड़ा शांति से डिसीज़न लो, क्योंकि हमारा ये ब्रेन शटडाउन है। हम प्रॉपर क्या है वो नहीं सोच पाते। इसलिए जब भी हमें ऐसे सिचुएशन से गुज़रना है, अभी तनाव तो होगा ही, हम उस पे पूरा काबू नहीं कर सकते। लेकिन उस वक़्त हमें चिल्लाना या पुराना पैटर्न लाना, इससे बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए हम बच्चे को बोल दें कि बेटा अभी मैं ना थक के आया हूँ। बेटा अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप मुझे 10 मिनट दे दोगे? तो 10 मिनट के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, प्लीज़ 10 मिनट मुझे रेस्ट लेनी है। इससे क्या होगा, मेरा इमोशनल जो ओवरलोड हुआ है ना, वो थोड़ा-सा कंट्रोल आ जाएगा। मेरा लॉजिक वाला पार्ट काम करने लगेगा और मैं उसे अच्छे से जवाब दे पाऊँगी। और पेरेंट्स की एक और प्रॉब्लम है, कुछ पेरेंट्स ओवर परमिसिव हैं, हर चीज़ को हाँ, हाँ बोलते हैं, या उनके बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं है। कुछ लोग ओवर कंट्रोलिंग हैं, हर चीज़ पे ना बोलते हैं। एकदम बैलेंस कहाँ से लाएँगे इसके बीच में? क्योंकि पेरेंट्स को खुद भी तो समझ में आना चाहिए ना कि कहाँ ना बोलना है, कहाँ हाँ या बोलना है। आपने लाड़ और प्यार शब्द सुना होगा। लाड़-प्यार अक्सर साथ में यूज़ किया जाता है। लेकिन ना ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्यार जो है वो इमोशन है जो बहुत अंदर से आती है। जैसे मम्मी-पापा अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं, उनको हर एक चीज़ अच्छी बतानी या अच्छा रास्ता दिखाना, गाइड करना, ये सब उनका रोल है। लेकिन जो लाड़ है, वो है किसी ऑकेज़न पे करना चाहिए। मतलब कोई मौका है, कोई त्योहार है, बच्चा किसी चीज़ में बहुत अच्छा कर गया, उसका बर्थडे है, तो लाड़ जो है वो मटेरियलिस्टिक है। लेकिन हम दोनों में गफलत कर देते हैं। हमें लगता है कि बच्चों को चॉकलेट देना, बच्चों को तुरंत कुछ चीज़ें दिला देना मतलब प्यार है, वो लाड़ है, वो मटेरियलिस्टिक है, उससे बच्चे बिगड़ते क्योंकि ना सुनने की आदत ही नहीं है। हमेशा हम बच्चों को दिला देते हैं, एक्स्ट्रा पैम्पर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परमिसिव है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, हमें मिला नहीं ना बचपन में, दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं रहती और फिर किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया, किसी क्रिकेट क्रिकेट खेलने गया है बच्चा और वहाँ पे उसे बैटिंग पहले नहीं मिली, तुरंत दोस्तों से झगड़ा, बैट वहीं पे डाल दी, भाग गया, नहीं खेलना, ये अच्छे लोग नहीं हैं, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है बिल्कुल। किसी से नहीं जमती, क्यों? वहाँ पे उसका एक्स्ट्रा पैम्परिंग हो रहा है, घर पे परमिसिव ज़्यादा है कि हाँ, तुम कहोगे वही ठीक है, तुम कहोगे वही यहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकता। अगर हमें बैलेंस करना है, तो हमें स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ भी रखनी होगी। बच्चा अगर रात को मोबाइल देख रहा है और परमिसिव पेरेंट क्या कहेंगे? परमिसिव पेरेंट कहेंगे, "देख लो बेटा, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी हमेशा देखते हो, देख लो।" उसकी आदत बिगड़ती जाएगी।
ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट है, वो बोलेगा अभी के अभी रख, अभी के अभी रख। क्या होगा? बच्चों में रेजिस्टेंट आएगा। ये बोलते हैं मैं क्यों सुनूं? मुझे समझता है, मेरी लाइफ है। ये बच्चों को, अभी छोटे-छोटे बच्चों को समझने लगा है। लेकिन अगर बैलेंस पेरेंट है, दैट इज़ हम कहते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। फर्म जो लोग बताते हैं, बेटा बहुत देर हो गई, अभी आपको सोना पड़ेगा। हमने दिन में आपको टीवी देखना अलाउ किया है। अभी आपको मोबाइल बंद करके सोना है। अगर आपने अभी मोबाइल बंद नहीं किया, तो नेक्स्ट डे आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। दिस इज़ बाउंड्री। अगर हम बाउंड्री सेट नहीं करते, तो हमारा रूल कोई फॉलो नहीं करेगा। दिस इज़ ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग एंड यही बेस्ट बैलेंस्ड पेरेंटिंग है, ऐसा मुझे लगता है। या डिसिप्लिन विथ बाउंड्री सेटिंग। मैंने बोल दिया कि आज घर में खाना नहीं पकेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया और थोड़ी देर के बाद मुझे लगा नहीं नहीं मैं कर देती हूँ। तो अभी बच्चों को क्या समझ में आ गया? मम्मी बोलती है सिर्फ, हम तो पॉलिटिशियन है नहीं, सिर्फ बोल दिया और कुछ नहीं करना है। अगर हमने बोला है तो करना है। अगर मैंने बच्चों को बोला कि मैं 2 घंटे आपसे बात नहीं करूंगी, तो मुझे नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे डिसिप्लिन में मुझे नियम सेट करने हैं कि अगर ये नहीं किया तो ये होगा, और उसमें मुझे फर्म रहना। दैट इज बैलेंस्ड पेरेंटिंग। अगर आप नहीं कर सकते तो बोलो मत, क्योंकि उससे क्या होता है, हम ही मतलब खुद बच्चे को बताते हैं कि हाँ मैं सिर्फ बोलती हूँ, मेरा नहीं सुना तो भी चलेगा। ये बैड उनके पास जाता है, बैड एग्जाम्पल सेट होता है। या लेकिन एक इसमें क्या बुराई है कि अगर मेरी ये सोच है, मुझे बचपन में कुछ नहीं मिला, मतलब बहुत हर चीज़ के पीछे हम्म बहुत मुश्किल होते थे, स्ट्रगल करना पड़ता था, इतनी चीज़ें थी भी नहीं ना मिल सकती थी। लेकिन आज मैं कैपेबल हूँ, तो वो सब चीज़ें याद रहती है ना अपने बचपन की, तो जब भी कुछ देखते हैं मार्केट में या जो भी चीज़ बच्चों के लिए हम ले सकते हैं, हम्म तो लगता है कि जो मुझे नहीं मिला मुझे अपने बच्चों को देना है। तो क्या ये सोच गलत है? वैसे तो गलत ही है। डायरेक्टली बताओ तो ये सोच गलत है। मैं बट आपको फिर हम कमा एग्जाम्पल किस लिए रहे हैं? एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। अभी 2-4 दिन पहले ना मैं मल्टी कज़िन रेस्टोरेंट में गई थी, और वहाँ पे बहुत सारे सर्विंग्स रखे हुए थे। सिर्फ स्वीट ही 8-10 टाइप का था। तो मेरी बच्ची भाग के मेरे पास आई, मम्मी बहुत कन्फ्यूजन है, क्या खाऊँ मैं? ये खाऊँ या ये खाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सेम वे जब हम बहुत सारे, अभी बच्चे को टी-शर्ट पहनने बोला है, उसने कबर्ड खोला, वार्डरोब खोला उसका, इतने सारे टी-शर्ट्स है, मम्मी क्या पहनूँ? दिस इज़ कन्फ्यूजिंग, दिस इज़ नॉट क्लियर डायरेक्शन। अगर मैं उसे बोल दूँ आपको येलो या ब्लू टी-शर्ट पहनना है, तो आसानी से पिक कर पाएगा। सेम वे अगर मैं बहुत सारे ऑप्शंस उसको दे रही हूँ ना, तो उसे मैं ये बता रही हूँ सबसे पहले कि कन्फ्यूज़ होना। क्या चूज़ करो, वो छोटा है, उसका ब्रेन छोटा है, वो नहीं समझ पाता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो मुझे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा देने नहीं हैं। दूसरी चीज़, दूसरा और एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। मेरे पास एक मम्मी-पापा आए थे, एकदम वेल टू डू फैमिली में से। एक ही बच्ची थी, बोले हम दोनों अनाथ थे, तो हम चाहते हैं मेरे बच्चों को सब दुनिया भर की खुशियाँ दे दूँ। तो हमने कभी किसी चीज़ के उसे ना नहीं बोला, और वो मेरे लिए मेरे पास आए क्यों थे? उनकी बेटी अब 13 इयर्स की हुई थी और वो स्कूटी माँग रही थी, और उनका कहना था कि हमें उसका ध्यान भी तो रखना है। अभी छोटी है तो स्कूटी कैसे दे दें? कुछ एक्सीडेंट हो जाता है क्या? पता नहीं, हमें आजकल रोड ट्रैफिक बहुत है तो नहीं दे सकते। लेकिन इस चीज़ की वज़ह से हमने बहुत समझाने की कोशिश की। हमारी बेटी अभी 15 दिन हो गए हमसे बात नहीं कर रही। अभी इस पेरेंट ने सब कुछ दिया, फिर भी बेटी की डिमांड बढ़ रही है। हम बच्चे को आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन किस हद तक आज़ादी देनी है, आज़ादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी तो ज़रूरी है। अगर हम किसी को फ्रीडम देते हैं, तो फ्रीडम के साथ व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका एहसास देना ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रही कि आपके बच्चों को ज़रूरत की चीज़ें मत दो। येस, डेफिनिटली उसकी नीड्स हमें देनी है, पूरी करनी है, लेकिन विशेष के जो हमारी विश है, हमारी जो इच्छाएँ हैं, अभी फूड नेसेसिटी, पिज़्ज़ा, इट्स डिमांड ना, तो अगर मैं डिमांड उसकी पूरी करती रहूँ, हर रोज़ उसे पिज़्ज़ा देती रहूँ, तो उसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे मुझे बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, व्हाट आर माय नेगोशिएबल्स, व्हाट आर माय नॉन नेगोशिएबल। मैं कौन-सी उसकी ज़रूरतें पूरी करूँ, कौन-सी नहीं पूरी करूँ, और ना कहना इतना भी मुश्किल नहीं है, नहीं दे सकती। सिंपल है, बहुत सारे पेरेंट को लगता है मेरा एक ही बच्चा है, ना कैसे बोल दूँ?
नहीं, नहीं दे सकती, सिंपल है। डॉक्टर रूपाली, सोशल मीडिया आजकल हमारे लाइफ का पार्ट है और उसमें पेरेंटिंग की जो इमेज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब ऑर्गेनिक फूड, नो स्क्रीन टाइम, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं लोग। हो हो सकता है वैसा पॉसिबल है ये? हमें ना आइडियल जो कुछ चीज़ें हैं, वो बताई जा रही है। लेकिन वैसे भी हमें डॉक्टर बोल दे कि आपको बिल्कुल यही परहेज़ है, यही खाना है, फिर भी पेशेंट क्या करते हैं उसमें से कुछ ही चीज़ें निकाल के जो सही लगे खुद के माइंड को वही अप्लाई करते हैं। तो अगर इंस्टाग्राम में कोई बता रहा है कि येस दिस इज़ गुड पैरेंटिंग, इंस्टाग्राम अभी मैं भी इंस्टाग्राम पे रील डालती हूँ, मुझे पता है कि सारा का सारा लोग एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आइडियल बनाने बताने में कुछ गलती है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे कि हर कोई कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर रहा है। मतलब पीडियाट्रिशियन कुछ बताएगा अपने बच्चों को ये करो, वो करो या फिर दादी अलग से घर में कि हमारे टाइम पे बच्चे ऐसे थे, हम तो ऐसे परवरिश करते थे, आपको एक ही बच्चा है फिर भी आपसे नहीं सँभलता। हस्बैंड है उसकी नर्चरिंग कुछ अलग टाइप से हुई है, उनका मानना है कि चिल्लाए बगैर बच्चों को डिसिप्लिन ही नहीं होता। इसमें मम्मी जो है, स्पेसिफिकली मदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रही है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो रहा है, या गुड बहुत पेरेंटिंग। ज़्यादा अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन है वो बता रही है कि एडोलेसेंट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स है उन्हीं में हो रहे हैं। क्यों? वो भी कन्फ्यूज़्ड है। नहीं, बच्चों में तो हो ही रहे हैं, पेरेंट को भी मेंटल हेल्थ या क्राइसिस हो गया है गुड पेरेंटिंग का सुन-सुन बर्नआउट के। बर्नआउट या हाँ, और इंस्टा पे भी ये ट्रेंड है, गुड पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग, माइंडफुल पेरेंटिंग। जी। इतने सारे वर्ड्स हैं ना, इंस्टाग्राम की मॉम अलग ही है। रियल में होती है वैसी मॉम? रियल लाइफ़ और रील लाइफ़ में फ़र्क तो होने ही वाला है, हमें वाइज़ली वो चूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब गलत बताया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सब सही बताया जा रहा है क्योंकि हम घर में हैं, हर घर की कंडीशन अलग है, तो हमारे घर में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें सोच के अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, उसमें रियली पैरेंटिंग बर्नआउट जैसा फ़ील हो रहा है। हमेशा दिमाग में चला मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। मैंने बच्चों को चिल्ला दिया, मतलब मैं खराब मॉम हूँ। मुझे नहीं समझता, मुझे बच्चों को हैंडल करना नहीं आता, तो मैं ही शायद कहीं पे गलत हूँ, मैं ही कम पढ़ रही हूँ। जो खुद पे बहुत ज़्यादा और उसमें भी मैं पेरेंट नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है ना, फादर्स इतना लोड लेते ही नहीं पेरेंटिंग का। सारी ज़िम्मेदारी वो चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो होम मेकर हो, सारी ज़िम्मेदारी मम्मी की ही रहती है। और वहाँ पे मम्मी जो होती है जनरली मदर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा थकान इमोशनली, मेंटली, फिजिकली महसूस कर रही है। दिस इज़ द फैक्ट। कोई ऐसा हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट मदर होती है? हमें तो पता है नो वन इज़ परफेक्ट, तो परफेक्ट वर्ड एक्चुअली मुझे नहीं बट लगता कि इस्तेमाल समाज करना होना चाहता है चाहिए। परफेक्ट मदर्स। या समाज चाहता है लेकिन हमें खुद पे सुपर मॉम या परफेक्ट मॉम होने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, बैलेंस्ड हो सकता है, हार्मोनी हो सकती है लेकिन परफेक्ट मतलब मेरे बच्चे के लिए मैं परफेक्ट हूँ जैसी भी हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे की इमोशनल स्टेट क्या है, मेरे बच्चे को फिज़िकली उसकी क्या स्ट्रेंथ उसे दिलानी है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो आई एम परफेक्ट फॉर हिम, आई एम परफेक्ट फॉर माय हाउस बट ऐसे सो कॉल्ड परफेक्ट ऐसा नहीं मुझे लगता कि कोई हो सकता है। रूपाली, हम ना अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आजकल ये कंसेप्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चीज हो गई है लोगों के लिए कि उस पर ध्यान देना चाहिए। बट पेरेंट्स ही इमोशनली इंटेलिजेंट है या नहीं पता नहीं, क्योंकि हर पेरेंट अपनी एक दूसरी इमेज अपने बच्चों के सामने रख रहा है, स्ट्रांग होने की, है ना, सुपर डैड या सुपर मॉम होने की। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ अपने फियर, अपने कंफ्यूजन्स शेयर किए होंगे या सच में कभी रोए होंगे? आजकल ना आईक्यू के पीछे हर कोई भाग रहा है एक्चुअली। स्कूल सारे लगे हुए हैं कि कैसे हम रोबोट तैयार करें। इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम होना सबसे ज़रूरी है। लेकिन जैसे आपने बताया वो भी बात सही है कि पेरेंट ना अपने जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी जो नर्चरिंग हुई है हमें जैसे मतलब बड़ा किया गया है उसमें ना हमारी इमोशंस के लिए कहीं जगह नहीं थी। हम हमारे मम्मी-पापा से कभी खुलकर बात नहीं कर पाते थे।
और अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे खुलकर बात करें, लेकिन इसकी सबसे पहली स्टेप यही है कि हम हमारे बच्चों के सामने इमोशनली ओपन होके बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मदर घर में कुछ विवाद हो गया है, कुछ फाइट हुई है और रो रही है, जैसे तुरंत बच्चा आता है ना, आँखें पोंछ लेते हैं, "कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो हैप्पी हूँ।" मुझे लगता है ये चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है। हमें पता है उनका आईक्यू तो वैसे भी अच्छा है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ, फाइट हुई है तो मम्मी रो रही है। उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, अगर हम बोल दें कि हाँ, उन्होंने जो बात की ना उससे मेरे आँखों में टीयर्स आ गए, मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन डोंट वरी अगले 10 मिनट में मैं ना खुद को सँभाल लूँगी। अगर हमारे कोई रिलेटिव हमारे यहाँ पे आते हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारी मेड आती है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब बच्चे सीसीटीवी की तरह हमें देख रहे होते हैं। तो वहाँ से रोल मॉडलिंग से हम उनको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा सकते हैं, लेकिन सबसे पहली स्टेप वही है कि अगर फादर थक के आते हैं, तो वो बच्चे को जैसे मैंने बताया कि वो बोल सकते हैं मैं अभी थक के आया हूँ, मुझे 10 मिनट दे दो। 10 मिनट में मैं खुद को थोड़ा फ्रेश करता हूँ, मेंटली, फिजिकली और फिर आपके साथ खेलता हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों की इमोशनल वोकैब्युलरी बढ़ती है। जैसे कि मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ, मैं लोनली हूँ, मैं गुस्से में हूँ। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं हर एक चीज़ पे रोना, हर एक चीज़ पे चीज़ें फेंक देना। उनको पता नहीं है कि मुझे अकेला लग रहा है, मुझे सैड लग रहा है या मुझे किसी की ज़रूरत है या फिर मुझे भूख लगी है, हर एक चीज़। उनको इमोशनली पता नहीं है कि मेरी फीलिंग्स मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। अभी घर पे मम्मी-पापा दोनों भी नहीं हैं, बच्चा क्या करता है, उसे तुरंत टीवी का रिमोट है, टीवी ऑन कर दिया, स्क्रीन जैसे ही स्टार्ट होता है ना, पूरे इमोशंस गायब क्योंकि वहाँ से जो डोपामाइन सीक्रेट होता है, इमोशंस उसमें निकल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि मैं सैड हूँ, मैं लोनली हूँ। बच्चे के पास एक सॉल्यूशन आ गया जैसे भी मुझे कुछ अंदर से अच्छा नहीं लगे तुरंत स्क्रीन ऑन कर देना। मुझे बच्चे को ये सब चीज़ें दिखानी होगी, सिखानी होगी। सिर्फ़ मुँह से बात करके हम नहीं सिखा सकते। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको दिखाना पड़ेगा कि अगर मेरे पापा के साथ झगड़ा होता है, तो वो झगड़ा सिर्फ़ उसी चीज़ पे होता है, जिस चीज़ पे एक्चुअल है। मतलब जब मैं झगड़ा करती हूँ, तो मैं 12 साल पुराना शादी के टाइम का नहीं निकालती, मैं उसी बात पे झगड़ा करती हूँ। झगड़ा होने के बाद थोड़ी देर में हम दोनों आपस में सुलझा लेते हैं। मैं उस चीज़ पे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहती, उस चीज़ पे ज़्यादा देर सैड नहीं रहती। ये जब बच्चा देखता है तो इमोशनली हाई होगा। अभी नहीं तो हम देख रहे हैं जो यंग जनरेशन है किसी का एक्सीडेंट हो जाए वो रील निकालते हैं। हम नहीं बोल सकते थे कि आज के बच्चे इमोशनली हाई है, उनका इमोशनल क्वोशंट अभी भी बहुत कम है, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें होती नहीं। हम हमें क्या लेना है? हम क्यों झंझट में पड़े? ये जो अप्रोच है ना, उसके लिए इमोशनल क्वोशंट ही काम कर सकता है और वो सच में बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स जो हैं, क्या वो सच में अपने बच्चों से सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं, बिना वो एक सेंटेंस जोड़े कि अरे सॉरी बट ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर को देख के किया या तुम्हारे लिए किया, जो भी है। वो मुझे लगता सेंटेंस है नहीं चाहिए, जेन्युइन सॉरी चाहिए। या एक्चुअली बोलना चाहिए। हम हमेशा तकरार मेरे पास तो बहुत सारे मदर्स ऐसे आते हैं कि हमारा बच्चा ना कभी सॉरी ही नहीं बोलता। किसी को गार्डन में खेलते-खेलते एक झापड़ लगा देता है या फिर कुछ कर लेता है लेकिन सॉरी बिल्कुल नहीं बोलता। कितनी भी बार उसे बोलो सॉरी कहो, सॉरी नहीं कहता। अभी उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि म उस मेरे बच्चे ने कभी देखा ही नहीं कि मम्मी-पापा सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता या कोई वीक भी नहीं हो जाता। अगर मैंने मेरे बच्चे को गलती से डाँट दिया, मैंने देखा भी नहीं कि उसकी कुछ गलती है भी या नहीं है, मैं अपने काम में थी, मुझे ट्रिगर हो गया, मैंने उसको डाँट दिया। कि मैं कुछ जैसे मेरे बारे में बताऊँगी तो मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी, मेरा ज़रूरी था और मुझे डिस्टर्बेंस आ गया, मेरे बच्चे ज़ोर-ज़ोर से खेल रहे थे, मैंने दोनों को बुलाया, डाँट दिया। बाद में मुझे पता चला अरे बच्चों की छुट्टियाँ चलने वाली है, वो तो खेलने वाले हैं, शोर तो करेंगे। मेरे काम की वजह से मुझे ट्रिगर हुआ, मैंने उनको डाँट दिया। जैसे ही मुझे रियलाइज़ होता है ना, मैंने जाके सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बेटा मैं मेरे काम में थी ना, तो मैंने डाँट दिया। आई एम रियली सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सिंपल सेंटेंस मेरे मुँह से आना चाहिए। जब बच्चों को समझ में आएगा कि अगर गलती नहीं है तो मम्मी सॉरी बोलने में हिचकिचाती नहीं है, तो मेरे बच्चे भी सीखेंगे अगर मेरी गलती है तो सॉरी बोलना चाहिए। तो बच्चे मतलब एग्जाम्पल से सीखते हैं ना कि बोलने से। यहाँ पे ना एक साइकोलॉजी का रिसर्च बताता है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, उनके कनेक्शंस रहते हैं एक-दूसरे से।
लेकिन मजे की बात ये है कि मदर के ब्रेन में जो न्यूरॉन कनेक्शन है, वो बच्चे बिना सोचे समझे, बिना चाहे कॉपी कर लेते हैं। इसे मिरर न्यूरॉन फेनोमेनन बोलते हैं। कैसे? मतलब हम कैसे ना गार्डन में जाए, किसी बच्चे को तो तुरंत बोलते हैं कि हाँ मम्मी जैसा है, पापा जैसा है, ये बाहर की चीजें हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, मम्मी क्या बोलती है, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। उसे समझ में नहीं आता कि ये मेरा ही गुस्सा है उसमें गया हुआ, या शायद पापा का। ये जो न्यूरॉन कनेक्शन है ना, वो ऐसा फेनोमेनन है कि बच्चे मेरे चाहे बिना, उनके चाहे बिना कॉपी कर ही लेते हैं। तो मुझे मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये है कि मैं खुद को ऐसा बनाऊं कि मेरे बच्चे बिना सोचे समझे मुझे कॉपी कर सके। वो तो सीसीटीवी की तरह देख रहे हैं ना मुझे, हम्म। कॉपी कर ही लेंगे चाहे ना चाहे, जैसे हम कॉपी करते हैं हमारे पेरेंट्स। तो मेरा रोल इतना ही है, मुझे पेरेंटिंग बच्चों को रिपेयर करना ही नहीं है। हम सदा रिपेयरिंग में लगे, यहाँ पे गलत है ठीक करो, यहाँ पे गलत है ठीक करो। नो, मुझे खुद को प्रिपेयर करना है इस तरह से कि बच्चे आंखें बंद करके हाँ मेरी मम्मी करती है तो सही होगा, मैं कर लेता हूँ। यहाँ तक की जो जर्नी है, आई थिंक दैट इज एक्चुअल पेरेंटिंग। और आजकल के बच्चे ओपनली कॉल आउट करते हैं। सपोज मतलब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो बोल देते हैं, जी। ये टॉक्सिक है, आप मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये चीज़ें ना मतलब आजकल के पेरेंट्स मतलब हजम भी नहीं होती है, क्योंकि हमने नहीं सुना। हमारी जो जनरेशन है वो एक ऐसी है, हमने अपने पेरेंट्स की भी सुनी और जी। आज अपने बच्चों की भी सुन रहे सही हैं। है या तो इससे कैसे डील करें? इससे डील करने का एक ही तरीका है, खुद के ईगो को थोड़ा साइड कर दो। हमारे बच्चे कठपुतली नहीं है जिसे हम हर वक्त कंट्रोल करते रहे। वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स है, आगे जाके उनको समाज में अपना खुद का स्थान बनाना है। तो इट्स गुड ना कि वो अपने को जो पसंद आए उसे बोले, पसंद आ रहा है, नहीं आए नहीं आ रहा है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ गलत बात है नहीं। मुझे क्या करना है, उसे रास्ता दिखाना है, उसे गाइड करना है कि किस तरीके से बात की जाती है। मतलब उसका बोलना कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसमें गलत कुछ नहीं है। वो एक्सप्रेस कैसे करे बिना दूसरे को हर्ट किए, कैसे बताया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, वो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस टाइम पे अपने ईगो को साइडवेज करो। बच्चा सामने से बोल रहा है कि हाँ पापा आप बहुत बोरिंग है, आप बहुत ऑर्थोडॉक्स है मम्मा। मैंने कहा, अच्छा मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ, क्यों ऐसा क्यों लगा आपको, क्या कर दिया मैंने ऐसा? अच्छा तो इसे ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीके से अगर हम सोचे तो उसमें कुछ गलत है नहीं। आपको क्या लगता है? हमें ना डेड एंडेड क्वेश्चंस तक जाना ही नहीं है। अगर मैंने बोल दिया ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, बंद करो ऐसी भाषा, क्या हुआ? बच्चा बंद तो नहीं करेगा, लेकिन हमने कम्युनिकेशन एंड कर दिया। अगर मैं उसे आगे का क्वेश्चन पूछूं विथ स्माइलिंग फेस, तो वो आगे बात करेगा, मुझे समझ में आएगा कि ये क्या सोच रहा है। बच्चों के दिमाग में जाके हमें पता करना होगा कि मेरे बच्चे किस डायरेक्शन में सोच रहे, सही है गलत है, कहाँ पे मुझे क्या करना है। अगर मैं उसके जगह पे नहीं जाऊंगी, उसके शू में नहीं जाऊंगी, मुझे पता नहीं चलेगा। तो मुझे वहां पे एक ही चीज करनी है, ईगो साइड करना है, स्माइलिंग फेस से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, कम्युनिकेशन आगे ले जाना है। और जब कनेक्शन तैयार होता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, हम सामने बैठे हैं तो हम बात कर पा रहे हैं। अगर मैं मेरे घर पे होती, हमें कुछ कनेक्शन नहीं होता, मैं कितना भी पेरेंटिंग के बारे में बोलती रहती, आप तक नहीं पहुंचता, या आपके क्वेश्चन मुझ तक नहीं पहुंचते। सेम वे मुझे बच्चे की फिक्र है, मैं बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड करना चाहती हूँ। लेकिन अगर हमें कनेक्शन नहीं है, तो मैं कितनी भी फिक्र कर लूं, उस तक वो नहीं पहुंचेगा कि मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है। और अगर कनेक्शन हमें टिकाए रखना है, कनेक्शन बनाए रखना है, तो सबसे जरूरी बात यही है, ईगो साइड में रखो, बात करते रहो, कम्युनिकेट करते रहो। और ये जो हमने बात किया थोड़ा अर्बन लेवल के बच्चों की बात कर रहे थे जी हम। जी। अगर मैं अभी रूरल बच्चों का देखूं, और जो आपने कहा था कि स्क्रीन की वजह से बच्चों का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कम हो रहा है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उनके जो डोपामाइन वगैरह वैसे ही रिलीज हो जी जाते हैं जी। स्क्रीन। तो उनको ये नहीं समझ में आता वो कौन से इमोशन में है, एक इमोशन से दूसरे इमोशन कैसे ट्रेवल करना है, कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को। एक स्टडी है कि हरियाणा का जो स्टडी है, अराउंड 50% टॉडलर्स, उनका जो स्क्रीन टाइम है जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। और ऑल ओवर इंडिया में 45% बच्चे 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम है ही, और रिकमेंडेड 2 घंटे या उससे कम है।
टीनेजर्स को भी 2 ही घंटे है, उससे ज़्यादा नहीं जी, देखना चाहिए स्क्रीन टाइम। कैसे चीज़ें कंट्रोल करेंगे? यहाँ पे ना डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है, किस एज में कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी है, जैसे कि 0 टू 2 इयर्स में बच्चों को स्क्रीन देनी ही नहीं है। तो देख रहे हैं बच्चे। वहाँ पे हमें स्क्रीन की डिसिप्लिन लगानी होगी। ये जो बच्चे हैं ना, ये स्क्रीन के ज़माने में पैदा हुए, हमारे टाइम पे स्क्रीन नहीं थी तो हमने नहीं देखी। हमारे टाइम में हम बहुत ज़्यादा खेल सकते थे, बाहर जाना अलाउड था, हँसी-खुशी दोस्तों के साथ मिलके खेल सकते थे। अभी क्या हुआ है, एक सिंगल चाइल्ड है, मम्मी-पापा दोनों बिज़ी है अपने वर्क में, बच्चा घर पे है, ना दादा-दादी है, ना बाहर जाने का कुछ परमिशन है। ऐसे टाइम में बच्चा क्या करे? हम सिर्फ बोलते रहते हैं कि बच्चा स्क्रीन देखता है, हमें कंप्लेंट दिखती है, हमें प्रॉब्लम दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट सॉल्यूशन? बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? अगर हम इस पे ज़्यादा ध्यान देना, तो हमें समझ में आएगा कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चे स्क्रीन क्यों देखते हैं? सिंपल सी बात है, वहाँ से डोपामाइन सीक्रेट होता है, दैट इज़ द हैप्पी हार्मोन। जैसे स्क्रीन ऑन किया, बच्चों का सारा सारो सब कुछ चीज़ें गायब, एकदम खुशी, जैसे दारू पी के लगता है उसी टाइप से फीलिंग आती है कि हाँ, एकदम मस्त हूँ मैं, मेरे लाइफ में एकदम कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा भूल के वो स्क्रीन आर्टिफिशियल डोपामाइन ब्रेन की लेवल इतनी हो गई। स्क्रीन बंद किया, सडन से ड्रॉप डाउन पहले था, उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है बच्चा। अभी अगर मुझे रोज़ मेरे फीलिंग से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हैप्पी रहना, आर्टिफिशियली हैप्पी रहना, तो मेरा बच्चा स्क्रीन देख रहा है। अभी इस पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है? प्रॉब्लम है डोपामाइन सिक्रेशन। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए कि जिससे बच्चे का डोपामाइन स्क्रीन के बगैर सीक्रेट हो। बच्चे की लाइफ इस तरह से इंटरेस्टिंग करनी होगी कि उसकी स्क्रीन की याद ही चली जाए। और ऐसा होता है, अभी मेरे बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा खेलने की परमिशन देती हूँ, आप खेलो, घर में जो करना है करो, उनको स्क्रीन की याद नहीं आती, क्यों? उनकी डोपामाइन को जो नीड है, हैप्पी रहने की जो नीड है, वो अदर जगह से फुलफिल हो रही है। हम पूरा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, चाहे हमारे काम के लिए हो या फिर अदर कुछ रीज़न्स हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हम बड़े हैं, सबसे बड़ी बात होती है हम बड़े हैं, हम देख सकते हैं। सेम वे दादा-दादी आजकल स्क्रीन देखते हैं। बच्चे ये भी देखते हैं कि काम वाली बाई भी कान में लगा के बर्तन माँज रही है। छोटे-छोटे बच्चे देखते हैं। हर कोई स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो मैं ही स्क्रीन देख लूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे आँखों के लिए खराब है लेकिन बाकी तो देखते हैं। वो तो इतना इंटरेस्टिंग है। मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे कि मेरे बच्चे के ऐज के हिसाब से उसे स्क्रीन अलाउ करनी है। स्क्रीन में भी मैं बोलूँगी कि आप टीवी अलाउ करो रादर दैन मोबाइल और रादर दैन लैपटॉप। बिकॉज़ टीवी हमेशा हॉल में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बच्चा क्या देख रहा है हम सब देख सकते हैं। कुछ गलत कंटेंट आ गया तो हमें समझ में आता है। मोबाइल पे अगर बच्चा रील देख रहा है, अगर बच्चा शॉर्ट्स देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, तो वहाँ पे क्या पॉपअप होगा हमें पता नहीं है। दूसरी चीज़ 1 मिनट में होता है कुछ ब्यूटी वाला रील, 1 मिनट में आता है कुछ एजुकेशनल रील, 1 मिनट में आता है कुछ खेलने वाला रील। ये जो डाइवर्सिटी है ना, वो इनके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन ओबेसिटी डेवलप करता है। और इन्फॉर्मेशन ओबेसिटी जैसे हमारी ओबेसिटी रहती है, ये क्या है ओबेसिटी? हम जो खाना खा रहे हैं वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। सेम वे इन्फॉर्मेशन की ओबेसिटी क्या है? इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, यूटिलाइज़ नहीं हो रही है ब्रेन में। अगर वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, तो उसका क्या यूज़? एज है 2 साल, बच्चा देख रहा है सिज़ेरियन कैसे किया जाता है। क्या फ़ायदा उस इन्फॉर्मेशन का? वो तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। एज़ अ पैरेंट मैं बच्चे को ये नहीं बोलूँगी, आप स्क्रीन मत देखो, आप टीवी मत देखो, आप ये मत करो। क्या करना है वो मुझे बताना है। आप जो नहीं बोलते हैं ना, उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। हमारे घर में अगर एक रूम है जो लॉक्ड है, उसपे जैसे हमारी शादी हुई बता दिया कि उस रूम की तरफ कभी मत जाना, क्या होता है? हमें उसी रूम का अट्रैक्शन लगा रहता है। क्या होगा उस रूम में? क्या होगा उस अलमारी में? क्यों मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया है? सेम वे मेरे बच्चे को अगर मैं बोलती हूँ कि आपको स्क्रीन नहीं देखना है तो मुझे स्क्रीन ही देखना है, ज़्यादा अटेंशन वहाँ पे जाता है। तो मुझे हमेशा क्या करना है, मुझे बताना है कि आप क्या करो, रादर दैन व्हाट नॉट टू डू। यही इस पे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। और कुछ ग्लोबल स्टडीज़ हैं ऐसी, जो बोल रही हैं कि प्रिज़नर्स को जितना आउटडोर कंपल्सरी है कि वो हमेशा जेल में रहते हैं, जी, लेकिन उनके लिए भी इतना अमाउंट ऑफ टाइम आउटडोर होना चाहिए एक जी। प्रिजनर को। उससे भी कम हमारे बच्चे आउटडोर हैं।
मतलब प्रिजनर वाली सिचुएशन है, उनसे भी बदतर सिचुएशन है। तो अब आउटडोर वाला जो है ना, रूरल में ठीक है, बच्चों को चलो रूरल का भी मैंने आपको बताया कि 50% बच्चे जी। जनरली ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अगर उनके पेरेंट ध्यान दे तो वो बाहर जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। पूना मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पर सोसाइटी के अंदर बच्चे रहते हैं, कोई कोई छोटी सोसाइटियाँ बड़ी है लेकिन कोई छोटी सोसाइटी है जहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, वो बच्चे सिर्फ ऊपर ही रहते हैं और पेरेंट्स दोनों गए बाहर। इवन उन्होंने कोई मेड भी रखी है तो वो मतलब अपना काम कर रही है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, बच्चे ने टीवी देखी है वो नीचे गया। तो ये जो आउटडोर कम हो रहा है, इसकी वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं उसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे? अभी इसके पीछे ना बहुत सारे एंगल्स है एक्चुअली। बहुत सारी मदर्स मेरे पास आती है, तो अभी डर सा थोड़ा-सा माँ के दिमाग में बैठ गया है कि बच्चे को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट खराब होने लगा है। जैसे अभी नसरापुर जैसी घटनाएँ हो रही है कि बच्चों को बाहर छोड़ना सेफ नहीं है। इसलिए मम्मी-पापा अभी बाहर छोड़ना पसंद नहीं कर रहे। लेकिन बच्चा जब बाहर खेलने जाता है ना, तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे हारना, जीतना, एडजस्टमेंट करना, लड़ना। मेरा खुद का जो ओपिनियन है वो दूसरों के सामने कॉन्फिडेंटली बताना, ये सब चीज़ें, क्योंकि घर में तो वो अकेला है, घर में वो जो बोलता है वही पूर्व दिशा है, उसी दिशा में सब कुछ चलता है। अगर बच्चा 4 बच्चों में जाता है और खुद को स्टैंड कर पाता है, तो आगे जाके वो सोसाइटी में स्टैंड कर पाएगा। तो आउटडोर गेम, आउटडोर स्पोर्ट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर स्पोर्ट का सहारा, मुझे लगता है अभी मुंबई, पुणे में हम ले सकते हैं। जैसे कि बैडमिंटन है, क्रिकेट है, अभी बहुत सारी एकेडमी जगह-जगह पे हुई है। अगर आप बच्चे को सोसाइटी में खेलने के लिए नहीं लेके जा सकते ड्यू टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि जॉब है, ये है, वो है, तो अगर छोटा बच्चा है, तो आपको थोड़ा टाइम उसके लिए निकालना होगा। मतलब मेरे पास टाइम नहीं है तो यू आर अवॉइडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब टाइम नहीं है, ये हो ही सकता है, मुझे 100% मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन ये कुछ एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर मेरे बच्चे को गार्डन में लेके जाना, उसको मैदान पे खेलना ज़रूरी है, तो मुझे वो करना ही होगा, कैसे भी मुझे मैनेज करना होगा। और अगर बड़ा बच्चा है, 7 साल से ऊपर है, तो स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स में हम डाल सकते हैं कि वहाँ पे जाके वो टीम वर्क करे, अदर बच्चों के साथ खेले, पसीना बहाए, क्योंकि वहाँ से उसके सोशल जो डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छी होने वाली है। आपके हिसाब से कितना आउटडोर होना चाहिए एक बच्चे का, मतलब कंसिडर टीनेजर या उससे नीचे जो बच्चे हैं? एक्चुअली बच्चा जितना खेलेगा, उतना ज़्यादा ग्रो होगा। अभी पढ़ाई हम प्ले ग्रुप, नर्सरी 2 साल का बच्चा नहीं होता तो उसके पीछे एबीसीडी सीखो, ये सीखो, वो सीखो, सब स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बच्चा किताबों से नहीं सीखता, सबसे ज़्यादा जो खेलता है अपने बरोबरी के बच्चों के साथ, वहाँ से उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, वहाँ से को-लर्निंग होता है। ऐसे घंटों में बात की जाए तो एटलीस्ट हाफ ऑवर, जिस ज़माने में एटलीस्ट हाफ ऑवर, 1 ऑवर बच्चे को खेलना चाहिए। अभी मॉर्निंग का जो सनराइज़ है, विटामिन डी है, वो सब चीज़ें तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत पुराने का समय की हो गई है, क्योंकि बच्चों की स्कूल रहती है उस टाइम पे। बहुत सारे बच्चे रश में रहते हैं कि स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है। तो वो टाइम अगर पॉसिबल नहीं है तो इवनिंग के टाइम में एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा कंपल्सरी बच्चों को नेचर में लेके जाना चाहिए। आजकल एंगर की इश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे हम नेचर से कनेक्ट होते हैं, पेड़-पौधे से कनेक्ट होते हैं, मिट्टी से खेलते हैं। बोलते हैं कि न्यूरोसाइंस बोलता है वहाँ से आपके ब्रेन को कामनेस आता है। पता नहीं क्या उसका रीज़न है, लेकिन जो लोग नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, उनका ब्रेन बेसिकली काम रहता है, वो हैप्पी रह पाते हैं। बेसिकली आधा तो 1 घंटा एटलीस्ट लेके जाना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, बाहर। बाहर, नॉट वीडियो गेम्स। और आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे हमारे टाइम पे कैसा था कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादातर उस टाइम तक आ गया था कि ओके, न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा और बच्चे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो आइसोलेटेड तो है ही, लेकिन इमोशनली भी आइसोलेटेड है। इट्स नॉट जस्ट कि न्यूक्लियर फैमिली है, वो 4 लोग जो हैं, मम्मी पापा, आपका एक सिबलिंग होगा और आप आपस में भी कनेक्टेड भी हो। तो वो कनेक्शन कैसे बनाएंगे? एक्चुअली ना वही मैंने जब स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में आंसर दिया था, हम दुनिया भर से कनेक्टेड है, लेकिन जी। हम खुद से कनेक्टेड नहीं है, खुद के
जो 4 लोग हैं, 4 ही सिरे घर में, मम्मी-पापा, 1 बेटा या 2 बेटे, लेकिन एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ फैमिली रिचुअल्स बनाने होंगे। मतलब एक मील एटलीस्ट, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, एक मील टुगेदर। जो हमारा वो लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है या फिर ब्रेकफास्ट का टाइम है, वहाँ पे नो मोबाइल ज़ोन। वहाँ पे जो चर्चा होती है, नॉट रिगार्डिंग मूवीज़, नॉट रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, इट्स ओनली अबाउट अस। कि हमें पता चले, पापा शुरुआत कर सकते हैं, मम्मी शुरुआत कर सकती है कि मेरा दिन आज ऐसे-ऐसे गया, मुझे बचपन की ये याद आई। ऐसा कुछ तरीके से अगर हम इमोशनली चीज़ें रेज़ कर दें, हर कोई कर सकता है, मम्मी कर सकती है, पापा कर सकते हैं, तो बच्चे को भी लगेगा मैं भी कुछ शेयर कर दूँ। धीरे-धीरे बच्चा बोलने लगेगा और एक-दूसरे से कनेक्शन फ़ील होगा। रात के टाइम पे बिफोर बेड, बेड टाइम स्टोरी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कनेक्शन। दिन भर बच्चे बीटा मोड में रहते हैं ब्रेन के। माइंड जो है बीटा मोड में रहता है, ये करूँ, वो करूँ, यहाँ भागूँ, वहाँ भागूँ। सोने से पहले एक आधा घंटा थोड़े से रिलैक्स होने लगते हैं, क्लिंगी होने लगते हैं, मम्मी से अटैच उनको फ़ील होता है। अगर उस टाइम पे जब वो एक्सेप्टेंस मोड में है, मैं कुछ बताऊँ तो उनका ब्रेन एक्सेप्टेंस मोड में है, सुन लेंगे, रात भर वो दिमाग अपने तरीके से उस पे सोचेगा, नेक्स्ट डे 100% आपको कुछ ना कुछ चेंजेस बच्चे में दिखते हैं। तो मैं मेरे हर स्टूडेंट को रिकमेंड करती हूँ कि आप बेड टाइम स्टोरी सुनाना ही सुनाना है। बेड टाइम स्टोरी आप ऐसे सुना सकते हो बच्चे के एज ग्रुप से हिसाब से, उसमें भी आपको जो मॉरल वैल्यू आपके बच्चे में चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑनेस्टी चाहिए, मैं ऑनेस्टी रिगार्डिंग कुछ माइथोलॉजी से लूँगी, कुछ रिसेंट, कुछ मेरे एक्सपीरियंस की स्टोरीज़ बताऊँगी कि उससे मुझे कैसे फ़ायदा हुआ, वो कैसे अच्छा संस्कार है। तो वहाँ से मेरा बच्चा ऑटोमैटिकली बनता जाएगा, कनेक्टेड फ़ील करेगा और अच्छे चेंजेस उसमें दिखने लगेंगे। ये हो गया छोटे बच्चे, थोड़े छोटे बच्चे। अब जो बच्चे टीनेज लेवल पे हैं, 17-18 साल के हैं, उनके साथ कैसे कनेक्शन होगा? एक तो आपने बोला कि ठीक है लंच, डिनर जो भी है साथ करो, हुँ। रात को क्या करो? नहीं, नहीं, टीनेजर बच्चों को कनेक्ट होने में थोड़ा-सा हमें डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा। एज़ अ पेरेंट हमें जो लेक्चर देने की आदत है, थोड़ी होल्ड करनी पड़ेगी। लंबी चीज़ें किसी को पसंद नहीं है। आजकल रील भी 1 ही मिनट का है, अभी बोलते हैं 30 मिनट्स का कर दो, ज़्यादा रीच आएगा। क्यों? किसी को सुनना नहीं है। मेरे बच्चे अभी इस एरा के बच्चे हैं, तो मुझे उनकी तरह से उनको समझना पड़ेगा। मैं मेरे हिसाब से उनको नहीं ये कर पाऊँगी, मुझे उनकी तरह से मोल्ड होना पड़ेगा। अभी टीनेजर बच्चा है, 17-18 साल का है, "मम्मी मेरे दोस्त ने ना ऐसा-ऐसा किया।" मैं तुरंत जजमेंटल हो जाती हूँ, "ऐसा कैसे किया? ये तो बहुत गलत बात है।" अभी मेरा बच्चा जो मुझे बोल रहा था ना, "मम्मी मेरे दोस्त ने ऐसा किया।" एक्चुअली फॉरगेट इट, वो बच्चा उस अपने दोस्त के बारे में बोल ही नहीं रहा था। वो टेस्ट ले रहा था, मेरे मम्मी को ये हज़म होगा भी या नहीं, बताऊँ या नहीं बताऊँ? अगर टेस्ट पेपर में मैं फेल हो गई, तो आगे का पेपर मेरे पास आएगा ही नहीं है। मुझे अगर मेरा बच्चा बोल रहा है मेरे दोस्त ने ऐसे अच्छा, फिर क्या हुआ? ओह! मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया आपने मुझे बता दिया। तो फिर अपने दोस्त ने क्या किया उस पे? ऐसा क्या? और क्या कर सकता था? आपको क्या लगता है? मुझे उस पे वो उससे बोलने के लिए मुझे प्रोत्साहन देना है, मोटिवेट करना है। मुझे खुद जजमेंटल नहीं होना है, मुझे किसी भी तरह से उसे डायरेक्टली गाइड करने की कोशिश नहीं करनी है। वो क्लेवर इनफ है, अपने डिसीजंस ले सकता है, मुझे उस पे ट्रस्ट रखना होगा और ट्रस्ट का बोझा सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं कह दूँ कि मुझे बहुत ट्रस्ट है, मुझे पता है तुम पढ़ाई कर रहे होगे, बच्चे के दिमाग में ये बात घूमती रहती है, मम्मी का मुझ पे ट्रस्ट है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। नहीं, नहीं मुझे करनी होगी, मम्मी का ट्रस्ट तोड़ के नहीं चलेगा। तो हर वक़्त एक ही तरीके से हमें बच्चों को ट्रीट नहीं करना है। चाहे वो छोटे बच्चे हो, टोडलर हो या टीनेजर हो, मुझे मेरी जो होशियारी है, जो मेरी लर्निंग्स है, मुझे वो डाइवर्सिफ़ाइड करके इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर मैं एक ही तरीके से एक ही धमकी देती रहूँ, आपने अगर मोबाइल बंद नहीं किया तो मैं नेक्स्ट डे मोबाइल नहीं दूँगी, नहीं दिया नहीं दूँगी, नहीं दिया नहीं दूँगी। एक दिन बच्चा बोलेगा मत दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे मुझे मेरी जो लर्निंग्स है, मुझे जो समझता है, मेरा जो अनुभव है ना वो अलग-अलग तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। कभी ये, कभी वो, कभी शांति से बोलना, कभी थोड़ा-सा फ़र्मली बोलना, कभी उसी को पूछना और टीनेजर बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरा बच्चा बोलता है
मम्मी सिगरेट पीना, वाओ क्या मस्त लगता है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीने वाले बच्चे कैसे दिखते हैं। हाँ क्या, बहुत अच्छे लगते हैं। वाओ, मुझे भी लगा था, जब मैं टीनेजर थी ना, मुझे भी लगा था एक सिगरेट पी के देखूं, लेकिन मैंने वो नहीं किया। खत्म, उसके आगे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, बच्चे को समझ आया। मम्मी को भी लगा था, लेकिन उसने सिगरेट नहीं चूज की। पापा को लगा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मुझे भी लगा, तो ठीक है, इट्स ओके, लगता है लेकिन नहीं करना चाहिए। ऑटोमेटिकली ब्रेन सोचता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, हर चीज स्पून फीडिंग करने की कोशिश करती हूँ, कर लो कर लो, यही तुम्हारे लिए सही है। तो वहां पे हमें खुद को रोकना है। मुझे बच्चे को शॉर्ट में बताना है, ज्यादा लंबा लेक्चर देना ही नहीं। तो बच्चा फील करेगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझे समझते, कूल है। और ये सारे जो इश्यूज है ना, ये हो गया बिहेवियरल रिलेटेड। कुछ चीज़ें पेरेंट्स के चीज़ों से सीख रहे हैं, कुछ बच्चों का ऐसा सिचुएशन है कि वो अपने बाहर से भी सीख के आ रहे हैं। जी। और कुछ चीज़ों की वजह से जैसे आउटडोर नहीं हो रहा है, तो हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं बच्चों को। अगर मैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड जो डेटा मैं देख रही थी, उसमें ये है कि हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो टीनेज और उससे बड़े बच्चे हैं, स्लीप डिप्रिवेशन बहुत है, क्रॉनिक लेवल पे है। सो नहीं पाते बच्चे। हम्म। जनरली 8 से 9 घंटे सोना चाहिए, बट बच्चे इतना सो नहीं रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है उनके, जो चेंजेस हो रहे हैं। हम सिखा तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो नेचुरली, जैसे आपकी स्लीप ठीक होनी चाहिए, आपके न्यूट्रिएंट्स ठीक होने चाहिए, उस लेवल पे भी तो ये इश्यूज हैं। जी। अब ये यहाँ पे भी ना मल्टीपल फैक्टर्स है। मतलब स्लीप, डीप स्लीप, नॉट ओनली स्लीप। बच्चा 7 घंटे सो रहा है, लेकिन वो डीप स्लीप नहीं है, तो दैट इज नॉट यूजफुल। अगर बच्चा डीप स्लीप ले रहा है, तो उसके हेल्थ के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए वो बेस्ट है। लेकिन अगर मेरा बच्चा दिन भर स्क्रीन के सामने है, तो उसके ब्रेन में जो हार्मोन्स है, स्लीप रिलेटेड जो हार्मोन है, वो भी अल्टर हो जाते हैं। उसकी स्लीप डिप्रीवेट हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो बच्चा ठीक से सो नहीं पाता। यहाँ पे फर्स्ट रूल स्क्रीन के रिगार्डिंग होना चाहिए कि सोने से पहले 1 घंटा नो स्क्रीन एट ऑल। दूसरी चीज है, बच्चा स्क्रीन पे अगर रील देख रहा है, शॉर्ट देख रहा है, उसमें बहुत ज्यादा, या फिर कार्टून्स देख रहा है, कार्टून्स में यहाँ से भागा वहां से भागा, वो सब जो होता है ना, वो इतना ज्यादा उसमें मोशंस रहते हैं, वो मोशंस भी ब्रेन को कहीं ना कहीं थका देते हैं। तो वो एक स्लीप अच्छी नहीं हो पाती। तीसरी चीज है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। बच्चों को जंक फूड बहुत इजीली अवेलेबल होने लगा है। मुझे मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज के लिए फर्स्ट टाइम पूना में आई, तब मैंने पानी पूरी फर्स्ट टाइम खाई थी। उससे पहले पानी पूरी क्या चीज है मुझे पता नहीं थी, या फिर वड़ा पाव पिज्जा, ये सब तब मुझे इंट्रोड्यूस हुआ, तब तक पता ही नहीं था। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, होटल में जाते ही डिमांड कर देते हैं, उनका कौन सा पिज्जा चाहिए, कौन सा मोजिटो चाहिए। उस बच्चों को सब पता है। वहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे उनका न्यूट्रिशनल लेवल डिस्टर्ब है। आउटडोर बिल्कुल बंद है, वजन बढ़ रहा है, ये सारी चीजें। और दूसरा है कि इमोशनली वो डिस्टर्ब है। इमोशनली डिस्टर्ब इस वजह से कि कहाँ पे वो बात करे, कहाँ से कम्युनिकेट करे, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, ये सब चीजें आ रही है। कि मम्मी को बात करूं, मम्मी को समझता नहीं, वो तो चिल्लाती रहती है। ये सब चीजों से ना वो खुद को इतना ज्यादा मतलब हेल्थ वाइज डिस्टर्ब कर रहा है। और हम भी उसमें कुछ एड ऑन कर रहे हैं एक्चुअली, कहीं कहाँ पे बाउंड्री सेट करनी है, हम नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हर एंगल से काम होना चाहिए। मेरे पास, जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करती थी, मेरे पास दो बच्चे आए थे, ट्विंस थे। मुझे लगता है वो 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में थे। तो एक जो बेटा था वो एकदम से होशियार था, पढ़ाई में सबसे आगे था। और दूसरा था जिसे बिल्कुल याद नहीं रहता था, पढ़ नहीं पाता था। तो हमेशा उसको निग्लिजेंस मिल रहा था, इमोशनली डिस्टर्ब था। मम्मी पापा लेके आए कि देखो हमारा एक बेटा ऐसा है, एक ऐसा है। तो जैसे वो, उसका अपीयरेंस था, मुझसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ तो उसको डेफिशिएंसी है। मैंने उसका थायराइड लेवल चेक किया, उसका थायराइड, हाइपोथायराइड बहुत ज़्यादा डिरेंज था। जैसे उसे थायराइड थायराइड की टैबलेट स्टार्ट की, मल्टीविटामिन स्टार्ट किए, तो उसकी लर्निंग, उसके एक्सप्रेशन, सारी चीज़ों में चेंजेस आने लगे। तो हमें सिर्फ बाहरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। हमारा बच्चा पिकी ईटर्स है, इतना ही खाता है, उतना ही खाता है। हमें कहीं पे उसे बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, नहीं ये सारी चीज़ें खानी होंगी। हमें बचपन से आदत डालनी होगी। जैसे कि बच्चों को हम बोलते हैं वेफर्स, कुरकुरे बहुत ज़्यादा पसंद है, नमकीन बहुत पसंद है। उसके पीछे ना मेडिकल का रीज़न है।
अगर 2 साल के पहले हम बच्चों को शुगर दे दें, बच्चों को सॉल्ट दे दें, तो उनकी टेस्ट बड उस तरह से डेवलप होती है। जो बच्चे 2 साल से पहले नमकीन ज़्यादा खा रहे, वो लाइफ लॉन्ग खाएँगे। जो बच्चे चॉकलेट्स, शुगर ज़्यादा खा रहे हैं ना, उनको आगे जाके 100% डायबिटीज़ होगा, क्योंकि पहले 2 साल लाइफ के बहुत ज़रूरी है। और सैड बात ये है कि बहुत सारे मदर्स को ये पता नहीं है। 2 साल तक बच्चों को शुगर से और व्हाइट शुगर से और सॉल्ट से बिल्कुल दूर रखना है। उसके लिए हम नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि पोटैटो ऑलरेडी स्वीट है, या खजूर यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ में अच्छा वाला हनी मिला तो यूज़ कर सकते हैं। दूध है विदाउट शुगर, विदाउट कुछ वो जो शुगर में शुगरी डालते हैं ना उसमें, बॉर्नविटा जैसी चीज़ें, वो नहीं भी डाली तो भी दूध अच्छा लगता है। और अच्छा कब लगता है? जब मैं उसे अच्छा मानती हूँ। अगर मैंने बच्चों को बचपन से सिखाया कि यही सही है, तो बच्चे उस पे ट्रस्ट करेंगे। कि को जब हमारी आदतें, अच्छी आदतें हमें अच्छी लगने लगती है, जैसे मैं फर्स्ट दिन कुछ एक्सरसाइज करने जाऊँ, मुझे लगेगा जिम जाओ, कितना बोरिंग है। 8 दिन मुझे बोरिंग लगेगा, 8 दिन के बाद मुझे समझ में आएगा कि हाँ, बॉडी में शेप में आ रही है, वेट कम हो रहा है, तो मेरे ब्रेन को समझ में आएगा कि येस, इट्स गुड, मुझे मोटिवेशन आएगा। ये मोटिवेशन आने तक मुझे बच्चों को लेके जाना है। पिकी ईटर्स है, नहीं खाता, उसको यही लगता है। अगर मम्मी ऐसे बात करने लगी तो बच्चा कैसे खाएगा? नहीं, और इसके ऊपर यूनिसेफ का स्टडी भी है, इंडिया में बच्चों को ओबेसिटी बहुत जी। हो रही है। ओबीस हैं बच्चे, लेकिन हुँ, 67% बच्चे अनिमिक हैं। वन थर्ड बच्चे स्टंट है, मतलब उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए। ये हाइट तक ही नहीं है, इनफैक्ट ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है जी, उनका। फिर आई साइट देख लीजिए, हमारे टाइम पे हार्डली अगर 50 बच्चे हैं तो एक या दो को चश्मा होता था। आजकल शायद 4-5 बच्चे हैं जिनको चश्मा नहीं, बाकी सब चश्मा लगा के जी, बैठे हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें तो दिख ही रही हैं। और मोस्टली शायद आप जो बोल रहे थे कि ये डाइट वाला जो इश्यू, हम घर का खाना भूल गए हैं, जी। है ना? तो बाहर की चीज़ों से ये हो रहा है। बट एक उसमें ये भी है ना कि वर्किंग मॉम्स हैं, तो अब वो कैसे, हमेशा तो घर का खाना नहीं होता, और कई बार फिर बच्चे भी ऐसे ही हैं कि उनको बाहर का ही चाहिए, तो वो कैसे हम कर सकते वही हैं? मैं अभी बात कर रही थी कि आदत हम कैसे डालें ना, उस पे सारा फ्यूचर डिपेंड है। शुरू से हमें आदतें बनानी होंगी। और अगर वर्किंग मॉम भी है ना, तो मुझे कहीं पे एज़ अ मदर स्टैंड लेना पड़ेगा। वही मैं मेरे मदर्स को सिखाती हूँ एज़ अ स्टूडेंट कि व्हेन अ मदर हील्स एंड बिकम एम्पावर्ड, वो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखे, वो हेल्प के लिए आस्क कर सके कि हाँ, अभी मुझे मदद की ज़रूरत है, आके मुझे सब लोगों ने मदद करनी है घर में। या फिर खुद के लिए कुछ बाउंड्री सेट कर सके कि नहीं, हम हस्बैंड बोल भी रहे हैं बाहर जाके खाना खाएँगे, नहीं आज घर का खाना बनेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मम्मी को खुद को सीखनी पड़ेगी, कहाँ पे मुझे स्टैंड लेना है। और अगर एक मदर सीखती है ना, तो पूरी फैमिली सही डायरेक्शन में जा सकती है। मुझे लगता है कि बच्चों को बाहर का खाना पसंद है, या बच्चे बाहर का खाना माँगते हैं, लेकिन हम मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो बता सकती हूँ कि हेल्दी खाना भी अच्छी तरीके से पकाया जा सकता है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपको कुछ लिमिटेशंस है, तो उसकी रेसिपीज़ आप ढूँढो, आपके मेड को बताओ, करवा लो। ऐसा नहीं है ना, इतना भी मुश्किल नहीं है चीज़ें वे करना। आउट है हर चीज़ का। हर चीज़ का वे आउट है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा ना, तो आपको सब चीज़ें अच्छे से आ जाएँ। और एक क्वेश्चन है कि अब जनरली लोग न्यूक्लियर फैमिली में हैं, लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली में हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं? वो बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, उस पे कैसे इम्पैक्ट करता है वो? न्यूक्लियर हो या जॉइंट फैमिली हो, फैमिली कौन-सी भी हो, कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान हैं। हर चीज़ के फ़ायदे, नुकसान तो होते ही रहते हैं। अगर न्यूक्लियर फैमिली में है, तो बच्चा बहुत बार अकेला महसूस कर सकता है, मम्मी-पापा अपने काम में हैं। पापा ने डाँट दिया, मम्मी ऑलरेडी ऑफ़िस में है, बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा एक तो स्क्रीन लगाएगा, या खुद से अकेले कहीं न कहीं कुछ सोच के वहाँ से कुछ फ्रूट निकालेगा, कि आउटपुट निकाल लेगा कि हाँ, ये चीज़ ऐसे है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है ना, बच्चे की बहुत सारी डिमांड्स मेंटली, फिज़िकली आराम से पूरी हो जाती है। मतलब उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो नाराज़ है, मम्मी-पापा अगर कॉशियस है, मम्मी-पापा अगर पेरेंटिंग जानते हैं, तो वो बच्चे की हर नीड अच्छे से पूरी कर पाते हैं। जॉइंट फैमिली में वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती है। घर में मदर्स को बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका खाना-पीना सब कुछ इतना बढ़ जाता है कि बहुत बार बच्चों की तरफ नेग्लिजेंस हो सकता है जॉइंट फैमिली में। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि
चाचा का लड़का है और बाकी बच्चे हैं तो खेलने के लिए कोई ना कोई मिल जाता है। इमोशनली पापा ने डांट दिया, दादी के पास जाएगा, दादी समझा देगी कि अरे कोई बात नहीं, पापा ने डांटा, थोड़े गुस्से में थे, लेकिन अपने ही पापा ने डांट दिया तो इतना क्या हो गया। वहां पे इमोशनली उसे सपोर्ट मिलता है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बहुत सारे त्योहार, जैसे कि ये त्योहार पे ये बनाया जाता है, अलग अलग कल्चर से सारा सोशल एजुकेशन, जैसे बाहर जाके मिलने वाला है, तरह तरह के पीपल मिलने वाले, एक ही घर में मिल रहे हैं। कुछ प्लस पॉइंट, कुछ निगेटिव पॉइंट हर एक चीज में है। ये अच्छा, ये बुरा हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। वहां पे हमारा मतलब पेरेंट का रोल है कि जो भी कुछ सिचुएशन है हम लर्न करें, ये इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जो नुकसान है वो कैसे मैं अवॉइड कर सकती हूँ। ये बुरा या ये अच्छा ऐसा मैं मतलब नहीं मानती। मुझे लगता है, मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली तो सबसे अच्छी होती है। चलो कंक्लूजन जो भी है, हम चाहे जॉइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, पेरेंटिंग दोनों को सीखने की ज़रूरत है। इट्स अ स्किल बेसिकली। बच्चे पैदा करने से पहले पेरेंटिंग स्किल सीखना ज़रूरी है। सो डॉक्टर रूपाली, आपने एक बार अभी जब बात कर रहे थे तो आपने बोला कि ज़्यादातर इंडिया में मदर का रोल ही है बच्चों को रेज करने में। इवन दो एजुकेटेड मदर्स हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ है, हम जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ गए, लेकिन मदर का रोल वहीं का वहीं है। फादर का रोल क्या है? फादर का रोल एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रुशियल है। जैसे बच्चों के दिमाग में माँ सब कुछ होती है, माँ से बच्चे बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, लेकिन वो किसी को मॉडल करते हैं तो सबसे ज्यादा पापा। मतलब सुनने के लिए या ऐसे मम्मी से ज्यादा अटैच है, हर कोई बोल देता है हाँ बच्चा ना मम्मी से अटैच है, लेकिन फॉलो करने के रिगार्डिंग जो होता है वो पापा को फॉलो करता है। जैसे भी बच्चा बड़ा होता है ना, पापा को अपना रोल मॉडल मानता है। अभी अगर डॉटर है, बेटी है, तो उसके लाइफ में फर्स्ट जो फादरली पर्सन है वो फादर ही है। जो हम बोलते हैं जेंट्स, पुरुष कोई है तो वो फादर है। और मेरे फादर मेरी मम्मी से कैसे बिहेव करते हैं, अपने मम्मी से कैसे बिहेव करते हैं, मेड से कैसे बिहेव करते हैं, कलीग से कैसे बिहेव करते हैं, वही सही है। ये बचपन से डॉटर्स के दिमाग में बैठता है। और अगर पापा अपने वाइफ पे हाथ उठाते हैं, अगर पापा घर में जैसे एकदम रुबाब में चलते हैं, उन्हीं का सब मानते हैं, ऐसा अगर घर में कल्चर है, तो वो बेटी उसी संस्कार में पढ़ती है कि यही सही है। आगे जाके उसकी शादी भी हो जाए तो वही वही उसे सही लगता है कि हस्बैंड हाथ भी उठा ले तो उसमें क्या, वो तो होता ही रहता है। लेकिन अगर पापा सबका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बेटी खुद के लिए स्टैंड ले सकती है, बेटी बोल सकती है कि ये नहीं चलेगा। और ये इक्वली बेटों के लिए भी सही है। बेटों के लिए क्या है, बेटों के लिए बेटा भी सब तो मॉडल कर ही रहा है। हाँ, अगर वो अपने फादर को हाथ उठाता या देख रहा है तो आगे या फ्यूचर में वो भी करेगा मतलब वही। लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, ये बेटा भी सीख रहा है अगर पापा कर। कम्युनिकेशन कैसे करना है, सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती है, लेकिन बच्चे हमेशा मम्मी और पापा को फ़ॉलो करते हैं और मम्मी और पापा का रोल इक्वली है। मैंने मम्मी के बारे में ज़्यादा बोला क्योंकि कड़वा है, लेकिन सच है कि मम्मी का ही रोल आज तक हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन सैडली सॉरी, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल फादर्स बहुत अच्छे से पैरेंटिंग में पार्ट ले रहे हैं। वो भी समझना चाह रहे हैं और ये बहुत पॉज़िटिव साइन है। अगर ऐसा हुआ तो पैरेंटिंग एक अलग लेवल पे चली जाएगी। बोझ बराबर हो जाएगा, बोझ नहीं तो बराबर हो जाएगा, यस। लेकिन यहाँ पे ना जैसे बच्चा जन्म लेता है, जैसे वो नाल कट होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है, तो क्या होता है, सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सास लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे आ जाती है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, रो-रो के बताता है उसको भूख लगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली शेयर हो जा रही है। सेम वे मदर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना सीखना होगा। हर काम अकेले मैं ही करती रहूँ, मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, मेरे पे ही चलता है, ये जो दिमाग में घुस गया ना, वो कहीं पे उसे रोकना होगा। सुपर मॉम, सुपर वुमन होने से अच्छा है कि मैं मदद माँगूँ। मदद माँगने में कुछ कमतरता नहीं है कि मुझे ये ज़्यादा हो रहा है, मुझे मेंटली, फिज़िकली थकान आ रही है, आप मेरे लिए ये कर दोगे? हम आज पूछ तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वुमन ये नहीं करती इंडिया में। आजकल पूना, मुंबई में ये हो रहा है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो रही है। हर जगह पे अगर हो गया ना, तो पेरेंटिंग सच में कुछ नई दिशा में चल पड़ेगा। हाँ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर ही है दोनों की। या और पिछले 5 सालों में 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं,
अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो अराउंड 27% से डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं। और ये वो एज ग्रुप है जिसमें बच्चों को कोई टेंशन कोई एंग्जाइटी होनी नहीं चाहिए, तो 27% से राइज हुआ है डिप्रेशन। ये 5 साल इसमें कोविड का टाइम भी आ गया। और ओवरऑल अगर देखोगे तो 45% बच्चे जो है उसमें, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब मिला के, इन्हें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है। 45% इज अ वेरी बिग नंबर। और स्टडी बोलती है इसमें वन ऑफ द रीजन इज पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। जी। आप इस फील्ड में बहुत काम कर रही हैं, तो ये कैसे दिख रहा है आपको ये सारा सिनेरियो? नंबर्स तो एक तरफ है, बट आप ज्यादा बता सकते हैं। नहीं, मेडिकल को एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग को लेना है, 95% लाने हैं। ठीक है, ये डिमांड है। दिस इज़ द डिमांड, पर किसकी डिमांड है? हाँ, ये आईआईटी, आईआईएम, यूपीएससी, ये डिमांड बच्चों की है या पेरेंट्स की है? ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। एज़ अ पैरेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बच्चा मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहिए, मेरा हॉस्पिटल है, किसके लिए कौन देखेगा आगे? वही देखेगा ना। तो कुछ भी हो जाए उसने मेडिकल को एडमिशन लेना चाहिए। उसके लिए मैं उसपे इतना प्रेशर डाल रही हूँ, नहीं तुम्हें जाना ही है, बचपन से मैं वही सिखा रही हूँ। और अगर मेरे बच्चे को इंटरेस्ट है कुछ स्पोर्ट्स में, अगर उसको इंटरेस्ट है कुछ नेचर की रिगार्डिंग कुछ चीज़ों में, उसका इंटरेस्ट और कहीं है, तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा और मेरे प्रेशर से वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने वाला है। लेकिन वो एक बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा, गुप्ता जी की बेटी, या ये या एक पेरेंटिंग स्टाइल है। मतलब आप कंपैरिजन करके मोटिवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन होते नहीं है लोग इस तरह से। आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा आईक्यू वाले हैं। वो समझ पाते हैं कि मुझे क्या चाहिए। सैडली लेकिन हमारे जो हमारा जो एज ग्रुप था ना उसमें था कि मम्मी-पापा जो बोलते हैं उसी पे ट्रस्ट करके हम आगे जाते थे। मम्मी ने बोल दिया हाँ डॉक्टर चाहिए हमारे घर में, तो ठीक है मैं डॉक्टर बन जाती हूँ। लेकिन ये बच्चे अलग थिंकिंग लेवल वाले हैं और अगर हम उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं तो वो काम नहीं करेगा, वो मेंटली डिस्टर्ब होने वाले हैं। अगर मैं इस ज़माने की पेरेंट हूँ, तो मुझे समझना होगा कि बच्चों को क्या करना है, उसके हिसाब से मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है मेरे मेंटर हमेशा यूज़ करते हैं कि बच्चों को जो कमियाँ हैं ना, उस पे पर्दा डाल दो और बच्चों में जो कौशल्य है, उनमें जो खासियत है ना, उस पे लाइट डालो। हम क्या करते हैं, उनके कमियाँ ढूँढ-ढूँढ के देखते रहते हैं। ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। उनके पास जो नेचुरल टैलेंट है ना, उसको कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ से वो बेस्ट क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोशिश थोड़ी बढ़ानी होगी। कंपैरिज़न तो क्या कुछ भी कर लो लोग पैदल भी चलने नहीं देते, लोग हाथी पे भी नहीं बैठने देते, तो शर्मा जी, वर्मा जी सोच के क्या फ़ायदा है? अभी पेरेंट को ये समझने की ज़रूरत है, कंपैरिज़न वर्क नहीं करेगा, आपके बच्चों को आप मुश्किल में डाल रहे हैं बस। काफ़ी सुसाइड होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। अ, और ये हो गया, हमने अभी तक ना मिलेनियल या उससे जेन एक्स पेरेंट्स की बात कर रहे थे। इनफैक्ट अभी जेन ज़ी भी पेरेंट्स बन रहे हैं, राइट? दे आर इन दैट एज ग्रुप नाउ। और उनके जो बच्चे हो रहे हैं उनको हम जेन बीटा या जेन अल्फा की कैटेगरी में डाल रहे हैं। जेन ज़ी वो जनरेशन है जिसमें बहुत सारे लोग खुद ही अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं, राइट? एंग्जाइटी इशू है, वो स्टेबल जनरेशन अभी तक नहीं मानी गई है। ऐसा अब ये सबके लिए ब्लैंकेट फॉर्मूला नहीं है, बट देन है वो सिचुएशन कि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, जो अपनी स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ये जनरेशन एक ऐसी जनरेशन को जन्म दे रही है या पेरेंटिंग कर रही है, ये कितना सक्सेसफुल होने वाले हैं? सक्सेसफुल कितना होने वाला है ये अभी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो जेन ज़ी पेरेंट बन रहे हैं ना, वो उनके पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा सोर्सेस से नॉलेज मिल रहा है कि सही पैरेंटिंग क्या है, बच्चों को किस तरह से किया जाता है। लेकिन हर एक नॉलेज अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो उनकी थोड़ी-सी जो हम बोल सकते हैं ना न्यूनता है। उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अप्लाई कैसे करें पता नहीं है। वो खुद अपनी आइडेंटिटी में जूझ रहे हैं, जैसे कि कोविड आ गया, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर एक चीज़ के लिए रेस बढ़ गई है, तो वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक ही काम उन्होंने अगर किया कि बच्चे से कनेक्टेड रहने की कोशिश की, हर टाइम पे कि कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है और खुद के जो प्रॉब्लम्स है, वो बच्चे पे
खुद का फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे ना निकाल के वहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेशन डेवलप करे तो ये पेरेंटिंग ज़रूर सक्सेसफुल हो सकती है। हम्म, और जेन बीटा जो है मतलब 2025 और उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, अभी 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा के एज के बच्चे नहीं है, ये बच्चे वो है जो स्क्रीन टाइम भी पुराना हो गया उनके लिए। नाउ इट इज़ लाइक एआई। उनके टीचर एआई हैं, उनके दोस्त एआई हैं, आगे तो और बढ़ रहा है ये। अ, इस इन बच्चों के साथ पुराने मेथड ऑफ पेरेंटिंग नहीं चलने वाला है। तो आप क्या करेंगे? पेरेंट भी एआई तो नहीं हो सकते। पेरेंट तो हैं नहीं, आपके घर कभी-कभी में। ना पुराना वो सोना, ये चीज़ें अभी बाहर आने लगी है। जैसे अभी अच्छा। मैंने कल या परसों ही न्यूज़पेपर में देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने आयरलैंड के किसी पर्सन को आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं उनका, लेकिन उनको पद्मश्री या कुछ अवार्ड देने के बारे में बात की थी। वो इंडिया में आए, उन्होंने संस्कृत सीखा और अभी जाके वो आयरलैंड के डबलिन के बच्चों को कराग्रे वसते लक्ष्मी से स्टार्ट करा रहे हैं दिन की। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो संस्कृति, जो संस्कार, जो हम सब पुराना मान के पीछे छोड़ के आ रहे हैं ना, वही घूम फिर के हमारे पास आ रहा है। अभी बीटा वाला जनरेशन शायद उससे सुधर जाए। एआई एआई लेकिन वो लोग है ना थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे हम लोगों का है कि कुछ भी उठा के स्टेटस पे डाल दो, ये लोग क्यों बताना है लोगों को? मेरा है मेरे पास। तो कुछ थॉट प्रोसेस इनकी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नया है तो सब खराब है। उनके पास कुछ बहुत अच्छे संस्कार वो खुद से लेके आए हैं। लेकिन अभी मेडिटेशन है, हीलिंग है, ये सब चीज़ें ना इन लोगों को बहुत बचपन से जैसे जन्म लेते ही पता है क्योंकि उनके मम्मी-पापा को कुछ-कुछ चीज़ें पता है। बाहर की दुनिया ये सब कर रही है और वो बगल में नहीं देखते। वो डायरेक्टली अमेरिका, कनाडा क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये देख रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये जनरेशन ना पिछले जनरेशन से बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, मेंटली भी स्टेबल रह पाएगी। एआई क्या कर रहा है, एआई हमें ज्ञान दे सकता है। मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये सब दे सकता है। लेकिन एप्पल एग्ज़ैक्टली क्या है ये पेरेंट ही दे सकते हैं। सो जो उनके पेरेंट है, बीटा जनरेशन के जो पेरेंट है, उनको थोड़ा-सा स्टेबल रह के बच्चों को एआई के साथ-साथ जो कुछ हम पूरा तो एआई से तोड़ ही नहीं सकते। एआई के साथ-साथ जो कुछ एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जो कुछ रोल मॉडलिंग कर सकते हैं, वो पेरेंट ही कर सकते हैं, वो एआई नहीं कर सकता। तो एआई के लिमिटेशंस एज़ अ पेरेंट हमें समझने होंगे और बीटा वाले बच्चों को तक ये लेके जाने होंगे। और अगर ऐसा कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ मांग सके बिना उसे जज किए, क्योंकि कुछ बोले और वो जज करने लगो तो प्रॉब्लम है, बट अगर उसे जज ना किया जाए तो क्या मांगेगा? बीटा वाला बच्चा बीटा अल्फा जो भी जो है। ओके इस ज़माने का बच्चा अगर हम्म, मम्मी-पापा से माँगेगा ना, जी। मुझे लगता है ना ये बच्चे बहुत होशियार है। वो मम्मी-पापा से ना ही मोबाइल माँगेंगे, ना ही खिलौना माँगेंगे। हमें लगता है हम तुरंत जज कर देंगे। अभी आपके मेरे दिमाग में पहले सवाल ये है, खिलौना माँगेगा या मोबाइल माँगेगा? नो। मुझे लगता है ये बच्चे बोलेंगे कि जब भी मैं बात करूँ ना आप सुन लेना। मुझे जज मत करना मम्मा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे समझ लेना। मुझे लगता है बच्चों को टाइम चाहिए, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करने वाले पेरेंट चाहिए। जब भी बच्चा बड़ा होगा, अभी हम बड़े हो गए, हमें नहीं याद कि हमारे पास कितने ब्रांडेड कपड़े थे, कितने ब्रांडेड शूज़ थे, क्या था, हमें क्या मिला, हम क्या खाते थे, हमें क्या याद है हमने मम्मी-पापा के साथ कौन-सा अच्छा टाइम स्पेंड किया था, हम कहाँ घूमने गए थे, मुझे लगा था तो मम्मी ने कैसे गोदी में लिया था, ये सब चीज़ें याद रहते। अगर बच्चा किसी भी जनरेशन का हो, लेकिन हमारी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमें कहीं न कहीं रिलेशंस ज़रूरी है। हमें कहीं न कहीं मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, कहीं न कहीं अटैचमेंट ज़रूरी है और ये बच्चे भी मुझे 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये बच्चे भी अटैचमेंट माँगेंगे, मम्मी-पापा अब थोड़ा-सा टाइम हमें दे दो। टाइम की कमी हो गई है। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर पेरेंट्स को कुछ चेंज करना है, आपके हिसाब से क्या जी। चेंज करना चाहिए? पेरेंट को करेक्शन से जाना है कनेक्शन तक। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करते, वैसा करते, उससे कनेक्शन तक जाए। कनेक्शन करने के बाद अगर आप मुझे सुन सकते हो, आपको लगता है कि मैं वर्दी हूँ सुनने के लिए, तो ही आप सुनोगे। सेम वे अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मम्मी को सुनना चाहिए, वो कब होगा? वो कनेक्शन से होगा। तो करेक्शन से लेके कनेक्शन तक का ट्रैवल एज़ अ पैरेंट हमें करना होगा और दूसरी चीज़ जो हम हमेशा रिपेयरिंग में लगे हुए हैं ना, हमें खुद को पैरेंट की तरफ प्रिपेयर करना होगा। 2 साल की बच्चे की डिमांड अलग है, 4 साल की अलग है, 15 साल की अलग है, 40 साल का भी बच्चा हो गया, हम तो मदर है, हम तो पेरेंट है, तो उसे गाइड करना हमारी ज़िम्मेदारी है लेकिन एज़ अ
बच्चा बड़ा हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं क्या? तो हमें खुद को हर एज ग्रुप के बच्चे को कैसे गाइड किया जाए, उसके रिगार्डिंग हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा और प्रिपेयर होने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एबीसीडी है, इतिहास है, भूगोल है, सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन व्हाट अबाउट लाइफ स्किल्स? एंगर कैसा मैनेज किया जाए? किसी को कम्युनिकेशन से कैसे मनवाया जाए? ये चीज़ें है ही नहीं। पैसा है, पैसा गिनना पता है, नोट्स पता है। अगर मेरे पास अचानक से पैसे आ जाए, तो मैं उसे इन्वेस्ट कैसे करूँ? उसे यूज़ कैसे करूँ? नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जब तक हम उसका स्पेशल एजुकेशन नहीं लेते, तब तक तो है ही नहीं। तो मुझे एज़ अ मदर, एज़ अ पेरेंट खुद को सीखना पड़ेगा, लाइफ स्किल सीखनी पड़ेगी, पैरेंटिंग स्किल्स समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम फ़ोकस्ड होने के सिवा मुझे सॉल्यूशन फ़ोकस्ड होना पड़ेगा। मेरा बच्चा स्क्रीन देखता है, मेरा बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, दीज़ आर प्रॉब्लम्स। मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? इस पे अगर मैं सोचूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो मुझे वन्स अगेन ये भी जर्नी करनी है कि मुझे प्रॉब्लम फ़ोकस्ड होने की जगह मुझे सॉल्यूशन फ़ोकस्ड होना है, मुझे रीज़न्स ढूँढ के उस पे काम करना है। अगर मुझे फ़ीवर हुआ है, तो मैं क्रोसिन लूँगी, फ़ीवर तो चला जाएगा, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फ़ीवर? अगर वो बैक्टीरियल फ़ीवर है, तो मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। टाइफाइड है, मलेरिया है और कुछ है, उसके रिगार्डिंग मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। सिर्फ़ फ़ीवर है, क्रोसिन दे दी, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ मिलेगा। सेम वे मेरा बच्चा ऐसा है, उस पे ये कर दिया, सिम्प्टोमेटिक। आपके बच्चे को आपको समझना होगा, उस हिसाब से गाइड करना होगा। पेरेंटिंग इन इटसेल्फ इज़ अ जर्नी। या इट्स कंटीन्यूअस जर्नी। एक बार हम पेरेंट बन गए, तो लाइफ लॉन्ग पेरेंट है। जैसे नदी बहती रहती है, सेम वे मुझे बहता रहना होगा। और जैसे एक्सेप्टेंस मुझे कि हाँ, मेरा बच्चा ऐसा है, आई हैव टू एक्सेप्ट। और जैसा भी है, मुझे स्वीकार है। जैसा भी है, मेरा है, मेरे लिए खास है। ये एटीट्यूड मुझे रखना पड़ेगा। तो ही मैं बच्चे पे सच में प्यार कर सकती हूँ रादर देन लाड और सब चीज़ें। थैंक यू डॉक्टर रूपाली यहाँ आने के लिए, एंड इट वाज वेरी इंसाइटफुल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जेन जी, जेन बीटा, ये सब मैं इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि इसके आंसर नहीं मिलते, और इसलिए मैं कैटेगराइज कर रही थी कि आजकल लोग अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, हम इस जनरेशन से, आपको हमारी जनरेशन की बातें समझ नहीं आती, तो मैंने स्पेसिफिकली जेन जेन करके पूछा है आपसे। नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।